बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, हम लोग क्लास 9th उसकी फिजिक्स की न्यू बुक जो है उसका लेक्चर नंबर 9 है, और हमारे पास जो अभी हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसकी हमने आज क्या करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज और जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सी पार्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी सी पार्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये आज हमने डिस्कस करने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लिखवा दूंगा, आप साथ साथ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी दे दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है जी, इसमें देखें। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी कहा यह गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आपने इस स्टेटमेंट को जो है वो एक्सप्लेन करना है, बताना है कि यानी हमने ये बताना है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसको एक्सप्लेन करना है। तो भाई इसका आंसर मैं यहां लिखूंगा 2.1, जिसका आंसर नोट करते जाएं साथ साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, विल बी लिख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। विल बी इक्वल इफ बॉडी इज मूविंग, if body is moving without change in direction, without change in direction, as in case of straight line motion. But when body is moving, when body is moving, when body is moving with changing direction, then distance and displacement, then distance and displacement will not be equal, will not be equal as in case of circular motion, as in case of circular motion. देखिए भाई, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर दिए, थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ, समझ लें कि पूछा हमसे ये गया था, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल, कि वो इक्वल होते भी हैं नहीं भी होते इन मैग्नीट्यूड, आपने सिर्फ एक्सप्लेन करनी थी स्टेटमेंट। तो देखिए इक्वल कब होते हैं और इक्वल कब नहीं होते। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, कब इक्वल होंगे? इफ बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन एज इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तब आपका डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है। ठीक है। बट व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब एक तो ये हमने बात की कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल हैं।
अगर आपका डिस्टेंस जो है अब उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो जाते हुए कभी ऐसे गए फिर ऐसे फिर ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो है दोनों में फर्क पड़ेगा, अगर डिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेवर कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये था भाई हमारे पास इसका 2.1 का आंसर। अब हम जरा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद उसके आंसर की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2.2। क्या क्वेश्चन है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, ठीक है, हमने गोली जो है वो चला दी है, इट्स वेलोसिटी विद व्हिच इट लीव्स द बैरल इज कॉल्ड द मजल मजल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। द मजल वेलोसिटी ऑफ वन gun with a longer barrel is lesser than that of another gun with a shorter barrel. So in which gun is the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. Simple है भाई, दो हमारे पास गन है, एक का बैरल बड़ा है जिसमें से गोली ने निकल के मूव करना है, निकलेगी, जब फायर करेंगे फिर ही वो बाहर मूव करेगी तो एक्सेलरेट करेगी, और एक का बैरल जो है वो छोटा है, ठीक है जी। तो हमने ये बताना है कि भाई इन विच गन इज एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर, ठीक है। आपने इस आंसर को एक्सप्लेन करना। तो भाई 2.2 मैं यहां लिख रहा हूं, उसका आंसर जस्ट लिखूंगा। इन केस ऑफ शॉर्टर बैरल, पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन केस ऑफ शॉर्टर, इन केस ऑफ शॉर्टर बैरल द मुजल velocity, the muzzle velocity is larger। पहले लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस रिजल्ट इन लार्जर एक्सेलरेशन, दिस रिजल्ट इन लार्जर एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ लार्जर बैरल, in case of larger barrel the muzzle velocity, the muzzle velocity will be smaller, will be smaller, and and acceleration will also be small, will also be small। देखें जी, सिंपल सी बात है कि जिसका बैरल जो है वो, क्योंकि गोली ने उसमें से गुजर के आगे जाना है, जिसका बैरल जो है वो शार्टर होगा, ठीक है जी। शार्टर बैरल वाली जो होगी उसकी वेलोसिटी यकीनन ज्यादा होगी, उसी से उसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, गोली जो है वो जल्दी से निकलेगी और दूर जाएगी। तो शॉर्टर बैरल द मुजल वेलोसिटी इज लार्जर, दिस रिजल्ट इन लार्जर एक्सेलरेशन। और इन केस ऑफ लार्जर बैरल, जिसका बैरल बड़ा है उसमें से पहले तो उसको यहां से गोली को बाहर निकलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ लार्जर बैरल द मुजल वेलोसिटी विल बी स्मॉलर एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो बी स्मॉल, तो उसका एक्सेलरेशन भी थोड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2.2 क्वेश्चन। अब हम आगे चलती हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 2.3। 2.3 जो है वो हम देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 2.3 में है, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, ठीक हो गया, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, इज इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू। तो गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर।
मतलब कोई बॉडी है, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है आपको पता है किसको कहते हैं, किसी एक लम्हे जो होती है, वो कह रहे हैं क्या किसी वक्त में वो नेगेटिव हो सकती है। अगर वो नेगेटिव होती है तो आप जस्टिफाई करिए आंसर को। पहले इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। यस, पहले तो बताना था कि वो होती है या नहीं। यस, आगे उसकी रीजन, इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट instantaneous velocity could have negative sign, could have negative sign when it moves, when it moves in opposite direction, opposite direction, when it moves in opposite direction for a while, मतलब एक लम्हे के लिए, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। देखें, जो पहली बात तो जो क्वेश्चन में पूछी गई थी कि हमने बताना था कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है या नहीं किसी टाइम पर। तो भाई हो सकती है, ये पॉसिबल उस वक्त होगा जब आप, क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है तो यकीनन फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। जिस लम्हे भी वो अपोजिट डायरेक्शन जाएगी उसी लम्हे वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.4। तो देख लेते हैं जी 2.4 में हमसे क्या पूछा गया है। मैं ये रेज करता हूं पहले ताकि जगह हमारे पास रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.4 क्या है, पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ठीक है जी। तो वेलोसिटी उसकी v है। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t, मतलब फेंका उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो दोबारा ग्राउंड पर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोशन, एक्सप्लेन योर रीजन। भाई यहाँ बुक पर 4 ग्राफ दिए गए हैं, हमने जो है वो उनमें से बताना है कि किस ग्राफ में जो है वो बॉडी जो है वो कौन सा ग्राफ उसके लिए है, मतलब अप्रोप्रिएट है या करेक्ट है, हमने देखना है। तो ये ग्राफ छोटे छोटे बने हुए हैं, मैं आपको थोड़े से दिखाता हूँ। ये देखिए ग्राफ हैं, तो इससे ही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि देखिए जब बॉडी को आपने वेलोसिटी जो है, देखिए आपने जब उस बॉडी को फेंका है ऊपर की तरफ, तो ये चारों ग्राफों में देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ ये जो ए वाला ग्राफ है वो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग देगा इसी बात की। ऊपर फेंका तो ऊपर से जब वो नीचे आएगा पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर वो कम होते होते क्या होगी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो है कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी, जीरो हो जाएगी। और फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से बढ़ेगी। यानी आपने बॉल को पहले फेंका ऊपर की तरफ, जब आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो वो क्या होगा कि जब वो बॉल वहां पर एक लम्हे के लिए रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक लम्हे के लिए कुछ देर के बाद, पहले वो मैक्सिमम थी फिर वो जीरो हो जाती है, फिर जो वो जब वो नीचे आने लगती है तो फिर उसकी वेलोसिटी एक दफा फिर बढ़ती है। तो इसमें जो ग्राफ ए है वो इसके अप्रोप्रिएट है, बाकी सब में जो डायग्राम हमें नजर आ रही है वो कोई भी इसके मुताबिक नहीं है। तो हम इसी तरह से जो ग्राफ इसके मुताबिक है उसके लिए हम लोग जो है वो इसकी रीजन भी देते हैं। तो लिखिए जी ग्राफ ए। पहले तो आपने आंसर बताना है कि कौन सा ग्राफ इसका आंसर होगा, वो है ग्राफ ए। करेक्टली, ग्राफ ए करेक्टली रिप्रेजेंट्स मोशन। ठीक है जी। तो रीजन इसकी दे दें कि क्यों
क्या रीजन है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अब सुनते जाइएगा सारी बात और लिख भी लें। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन vertically upward, vertically upward with a velocity v, with a velocity v, its velocity क्या होगी? its velocity decreases। जब आप फेंकते हैं तो उस वक्त मैक्सिमम होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते वो क्या हो जाएगी? ये फेंका मैक्सिमम से ऊपर जाते जाते वो डिक्रीज होती है फिर, ठीक है, डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी मसलसल वो कम हो रही होती है कंटिन्यूअसली। when it returns, when it returns to the ground, when it returns to the ground, its velocity increases, its velocity increases continuously। बात की समझ आ गई कि मैंने क्या बताया कि जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो उस वक्त क्या हुआ कि पहले उसकी वेलोसिटी जब हमने फेंका तो वो मैक्सिमम थी, लेकिन वो ऊपर जाते जाते एक लम्हे पर जाकर वो जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। यानी जब फेंका मैक्सिमम से और मिड में जाकर जब वो एक दफा रुकी तो वो क्या होगी? जीरो। तो यही जो आपका ग्राफ है ए, उसकी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले उसकी वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम टी है, तो वेलोसिटी यहाँ थी, मैक्सिमम थी। तो जब आपने उसको फेंका तो कुछ टाइम के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते इस पॉइंट पर पहुंची, ठीक है। जब वो पीक पॉइंट पर पहुंची तो वो होगी एक लम्हे के लिए यहाँ पर पहुंचकर जीरो, लेकिन यहाँ पहुंचकर फिर वो जब नीचे आ रही है तो नीचे आते हुए फिर उसकी ग्रेजुअली वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन जो है वो होती है कि भाई पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी जब हमने उसको फेंका, उसके बाद जब वो हाइट के पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो वो जीरो हो गई, मतलब मिड में आकर जीरो हो गई। ये मिड ही है ना, यहां से फेंका ऊपर गई, ये मिड है उसका, फिर वो नीचे आ रही ग्राउंड, उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू होगी। यानी कंटिन्यूअसली पहले वो मैक्सिमम से कम होती जाती है, कम होते होते जीरो, और फिर बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ जो है वो इसको मैच करता था, तो हमने इसका भी आंसर जो है वो कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.5, देख लेते हैं 2.5 में क्या है। 2.5 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेवल ऑफ अ साइक्लिस्ट, फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट्स ए बी सी। ये जरा ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी। ये ग्राफ आपकी बुक पर बना हुआ है, यहाँ चले वैल्यूज वगैरह जो भी है उसकी वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ये इस तरह बना हुआ है। इस साइड पे टाइम दिया गया है, ठीक है, और यहाँ जो है आपका डिस्टेंस, इस तरफ आपका ऊपर की तरफ डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है जी, डिस्टेंस। अच्छा, अब ग्राफ को जरा समझ लें कि ग्राफ हमें किस तरह का दिया गया है। ग्राफ हमें दिया गया है यहां से ये, फिर उसके बाद ये वैल्यू इतना, और फिर उसके बाद ये ऐसे जा रहा है। अब यहां हमें इसको कहा गया है ए, इसको कहा गया है बी, और इसको कहा गया है सी। ये ग्राफ है। अब ठीक है, ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ को देखते हुए वो कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट्स, यानी ये वेलोसिटीज हैं आपने फाइंड आउट करनी है सेगमेंट ए के लिए। यहां वेलोसिटी क्या होगी? इस पार्ट में, इस हिस्से में, ये जो, फिर इस हिस्से में, इस सेगमेंट में वेलोसिटी क्या होगी, और तब वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई सेंसिबल पीपल के लिए आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि यहां से जब ए सेगमेंट में जाते हैं तो वेलोसिटी ऑल द टाइम क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। स्ट्रेट लाइन है जो आपको क्या बता रही है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन है स्लोप की शक्ल। जब आप बी में जाते हैं तो यहां पर क्या है? यहां वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, सीधी लाइन है, ये देखिए कुछ इस तरह से,
यानी यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मीन यहां पर वेलोसिटी में नो चेंज, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही, यानी वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गई। फिर उसके बाद यहां से आप इस सेगमेंट में आती हैं तो यहां पर भी पहली बात तो यह है कि यहां भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी क्योंकि स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है सीधी। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। समझ आ गई? पहले में यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरे में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, वेलोसिटी जीरो है, वो नहीं बढ़ रही। तीसरे में क्या है सेगमेंट सी में कि वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म है, ग्राफ हमें शो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी, तो ये मैं इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। 2.5 है ये हमारे पास, 2.5। तो आप लिखेंगे जी, तीनों के लिए लिख लें। पहले फॉर द सेगमेंट ए, बारी बारी पहले हम लिख रहे हैं किसके लिए, इस सेगमेंट ए के लिए, क्योंकि तीनों के लिए उन्होंने अलग अलग पूछा है कि लिखें फॉर द सेगमेंट ए। तो सेगमेंट ए के लिए आप क्या लिखेंगे जी, द वेलोसिटी फॉर दिस सेगमेंट इज यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी फॉर दिस सेगमेंट, the velocity for this segment is uniform। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, as graph is a straight line, as graph is a straight line। ये तो हो गया फॉर द सेगमेंट ए। अब आप लिखेंगे फॉर सेगमेंट बी। जी, बी में क्या हो रहा है, फॉर दिस सेगमेंट, फॉर दिस सेगमेंट जो मैंने बातें आपको बताई हैं वही आपने लिखनी है सारी। फॉर दिस सेगमेंट स्पीड विल बी जीरो, इसमें स्पीड क्या हो गई है, जीरो हो गई है। स्पीड विल बी जीरो एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, क्या है यहां पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सीधी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये था आपका बी सेगमेंट के तले। उसके बाद है फॉर द सेगमेंट सी। जी, फॉर सेगमेंट सी, जी उसके लिए क्या हुआ है, फॉर दिस सेगमेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म, फॉर, लिखें जी, फॉर दिस सेगमेंट, यहां से चलें, जगह जरा शॉर्ट है नीचे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। फॉर सेगमेंट सी को समझ तो आपको आ गई, ये डायग्राम में रेस कर रहा हूं। फॉर सेगमेंट सी जो है यहां लिख देते हैं हम लोग, फॉर सेगमेंट सी। जी, सेगमेंट सी के लिए हम लिखेंगे फॉर दिस सेगमेंट, फॉर दिस सेगमेंट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इसमें भी यूनिफॉर्म है। ठीक है जी, और दूसरी बात, बट डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, बट डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। बात की समझ आ गई? उसमें क्या था, पहले वाले में ए में हमने जो बात की थी उसमें भी स्ट्रेट लाइन थी और लेकिन उसमें बढ़ रही थी लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। बात वही है कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म है, वहां भी। तो ये हमारे पास था भाई 2.5। इसके बाद हमारे पास हाँ एक क्वेश्चन और है 2.6, उसकी भी बात कर लेते हैं जी। 2.6, जी 2.6 में क्वेश्चन क्या है वो रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ
that the velocity of an object is zero at an instant of time but its acceleration is not zero. ठीक है, if yes give an example of such a case. क्वेश्चन भाई ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी की जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है किसी भी एक लम्हे पर इंस्टेड ऑफ टाइम बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, यानी वेलोसिटी जीरो हो गई है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ना हो। और अगर ऐसा है, पहले तो पूछे ऐसा होता है, आपने वो कंडीशन बतानी है, यस और नो कर पहले बताना है। अगर है तो फिर आपने बताना है कि भाई गिव एन एग्जांपल, आपने कोई देनी है उस केस की कि उसको प्रूव करना है आपने कि कैसे। तो लिख लें भाई, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible when an object is, when an object, when an object is thrown vertically upward, vertically upward its velocity becomes zero, its velocity becomes zero at the highest point, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, at the highest point, but gravitational acceleration, but gravitational acceleration is still कितना होता है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें, हमने एक बॉडी को अपवर्ड फेंका है, मतलब मेरे पास ये बॉल था, कुछ भी था, मैंने इसको अपवर्ड फेंक दिया ऊपर की तरफ। जब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी वेलोसिटी, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर जाकर एक लम्हे के लिए, जैसे ही मैंने ऊपर फेंका तो एक लम्हे के लिए इसने ऊपर स्टॉप किया, फिर नीचे आया, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था यहां पर जाकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो तो यकीनन जीरो हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो है, लेकिन क्या इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, इसमें इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर की तरफ फेंकने की वजह से वो ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन तो जीरो हो ही नहीं सकता, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो इसमें प्रोड्यूस होगा और वो हमेशा कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था भाई हमारे पास कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward its velocity becomes zero कहां पर, at the highest point but gravitation acceleration is still 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो कंडीशन थी, पूछा गया था कि कहां पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। तो भाई ये वो उसकी एग्जांपल थी जो हमने प्रूव कर। बेटे आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने किया होगा। ये क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग के साथ भी और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इंशाल्लाह बेहतर तैयार होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं कम्प्रीहेंसिव हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम उसको कवर करें। आज के लिए इतनी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।